दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम यहाँ से भारतीय बाजार में आज का दिन जहां पर हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड आपके लिए कैसा हो सकता है, उम्मीदें कहां पर हैं, अपॉर्चुनिटीज कहां पर हैं, ये बताने के लिए हाजिर हैं। और आज मंगलवार के दिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक्शन है और ये एक्शन इंटैक्ट भी रह रहा है। ये नहीं है कल के सत्र में भी बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन पॉजिटिव ये है कि आज के सत्र में बाजार ने शुरुआत अच्छी की, फिर थोड़ी से हमने गिरावट देखी, उसके बाद संभलने की कोशिश है। इस कोशिश में अब तक तो कामयाबी हाथ लगी है। अगर आप देखेंगे चार्ट्स में भी वॉलेटिलिटी है जरूर, लेकिन हरे निशान के साथ 23,552 के स्तर पर निफ्टी है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इसी तरह के हरे निशान आप पाएंगे। और हाँ, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में स्पाइक्स नहीं है, गिरावट है, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। चलिए यहाँ से आगे आने वाले 1.5 घंटे के लिए आपके लिए क्या कुछ है खास ऑन द शो आपको बताते हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे और एक एक कर सारे एलिमेंट्स आपके सामने रखे जाएंगे। यहाँ से चंद मिनटों में मार्केट का आउटलुक हम आपको बताएंगे, जहां पर इस वक्त मार्केट में इन सिनेरियोज में लेवल बेस्ड कामकाज कहां पर होना है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और साथ ही बाजार में इस तरह के स्तर जो दिख रहा है, मोमेंटम जो दिख रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे। 2:10 पर जब हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे उनके क्लोजिंग ट्रेड्स इस बाजार में स्टॉक वाइज मौके कहां पर बन रहे हैं, आपको बताएंगे हमारे अगले सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड में। ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड 2:40 पर आपके लिए पेश किया जाएगा ऑप्शन के चैंपियन में। मार्केट एट 3 एक्सचेंजेस पर जो खबरें हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज इस सेगमेंट में आपके सामने हम पेश करेंगे, ताकि जो सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज हैं वो आपके सामने हो। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेने की भी कोशिश होगी 3:10 पर, और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स जो इंपॉर्टेंट है वो 3:20 पर आपके लिए लेकर आएंगे। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छी मजबूती पर हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में कामकाज इस वक्त करीब 150 अंकों की बढ़त पर 23,543 के स्तर पर निफ्टी हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में और ज्यादा बेहतरी आप पाएंगे, करीब 250 अंकों की बढ़त 54,650 के इर्द गिर्द वहां पर कामकाज। और सेंसेक्स में भी 450 अंकों की बढ़त 75,963 के स्तर। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी मोमेंटम है, दिन की शुरुआत से और मोमेंटम अब भी कायम है। इनफैक्ट बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स आज और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा आज भारी नजर आ रहा है। इंडिया विक्स में 7.25% के डाउन ट्रेंड्स हैं, और साथ ही ऑटो शेयरों में रफ्तार है जो कि बाजार की तेजी को और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एमएनएम, मारुति, इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं आज के सत्र में अच्छा खासा एक्शन। एमएनएम अब भी तेजी के साथ करीब 3% के गेन्स दिखाते हुए। मेटल शेयरों की चमक भी इस वक्त नजर आ रही है। इंडेक्स करीब 2% मजबूती के साथ, मेटल इंडेक्स परसेंटेज वाइज के साथ पॉइंट वाइज भी देखें करीब 250 अंकों की बढ़त निफ्टी मेटल इंडेक्स में इस वक्त नजर आती हुई। लाइक्स ऑफ नैल्को, सेल, टाटा स्टील 3 से 5% की मजबूती दिखाते हुए। क्विकली बिग बजर्स यानी कि बजिंग मोमेंटम जहां पर है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑटो क्षेत्र में अच्छी खासी रफ्तार, एमएनएम, एक्साइड, भारत फोर्ज जैसे तमाम स्टॉक से जहां पर अच्छी मजबूती है। मारुति में दिन की शुरुआत में काफी बढ़िया एक्शन था, लेकिन ये एक्शन फिजल आउट होता हुआ हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड वहां पर देखने को मिल रहा है, शायद लाल निशान में भी तब्दील होता हुआ। मेटल शेयरों में अच्छी खासी तेजी है। लॉयड्स मेटल, नैल्को, सेल जैसे तमाम स्टॉक, टाटा स्टील में भी अच्छा खासा एक्शन इस वक्त आप पाएंगे। आईटी सेक्टर अब भी चैलेंजेस फेस करता है, और आज के सत्र में भी कल हमने आपको रिसर्च कर बताया था कि सरकारी बैंक का खेमा पिछले 4 सेशन से टूट रहा है। आज के सत्र में पीएसयू बैंक स्पेस में गिरावट हाथ लगी, और साथ साथ आईटी सेक्टर और एफएमसीजी पॉकेट भी है जहां से बिकवाली का दबाव है। कैपिटल गुड्स स्पेस में तेजी है। प्राज इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, जीई वर्नोवा, एलिकॉन इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक से जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक नजर ईएमएस कैटेगरी पर भी रखिएगा जरूर। और न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट मॉइल के स्टॉक प्राइस पर इन्वेस्टर मीट के आउटकम आते हुए दिखे। 2030 तक के मैंगनीज के उत्पादन के लक्ष्य इस आउटकम में बताए गए हैं, जिसके चलते स्टॉक परफॉर्म करता हुआ 5 से 6% के गेन्स। साइंट डीएलएम, जेपी मॉर्गन की तरफ से एक अपग्रेड आया है, न्यूट्रल से ओवेट की रेटिंग दी है, जिसके चलते ये स्टॉक भी कामकाज करता हुआ टुवर्ड्स अपसाइड। टारगेट प्राइसेस जो है वो अनचेंज रखे गए हैं। स्टॉक में करीब 5 से 6% के गेन्स हैं। डेटा पैटर्न्स, रीसेंट ऑर्डर विन के चलते फोकस रेडार पर है। 288 करोड़ के ऑर्डर कंपनी ने जीते हैं, जिसके चलते स्टॉक में एक मूव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रैक्टल एनालिटिक्स के स्टॉक में भी न्यू इनोवेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट की कुछ खबरें हैं, जिसके चलते स्टॉक में भी मूव है। तो काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड बाजार इस वक्त नजर आ रहे हैं। न्यूज फ्लोज भी ढेर सारे और थीम्स भी काफी सारे चल रहे हैं। लेकिन अब यहां से आगे इंडेक्स की चाल कैसी है समझते हैं। अभिषेक,
कैसे देख रहे हैं आज इंडेक्स की चाल को? मजबूती है, इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन से तो बेहतर ही इंडेक्स परफॉर्म करता दिख रहा है। यहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? मानसी देखिए, बाजार जो है तेजी का एक्सटेंशन दिखा रहा है, लेकिन ये तेजी का एक्सटेंशन कब तक होगा, इसको लेकर आपको रोज सवाल पूछने चाहिए। और ये वो बाजार है जो दोनों तरफ ट्रेड के मौके दे रहा है। तो मेरा मानना है कि छोटे छोटे ही ट्रेड करना चाहिए, और अगर प्रॉफिट आपको हो रहा हो अगर, तो प्रॉफिट को बांधना भी चाहिए, क्योंकि ये कंफर्मेशन अभी आने में कि अच्छा वन साइडेड बाजार में तेजी हो गई है या फिर मंदी हो गई है, उसमें अब समय लगेगा। क्योंकि यहां से अगर बाजार को चलना है तो बाजार क्या सुनना चाहेगा? क्या फाइज खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं लगातार वो? क्या अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव खबर आई है? वो आई नहीं है। बस एक राहत आई है। वो राहत क्या है? राहत यह है कि अमेरिका चाहता है कि बाकी देश भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जो नेवल शिप्स हैं उनकी मदद करें और उनके कोलिशन को ज्वाइन करें ईरान को काउंटर करने के लिए। लेकिन फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूके ने, कोरिया ने, चाइना ने, इन तमाम देशों ने मना कर दिया है। तो वहां पर ट्रंप थोड़े से ना अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि बाजार फिर ऐसा मान के चल रहा है कि शायद ये युद्ध अब इतना लंबा ना खींचे। ट्रंप ने बयान भी दे दिए हैं कि अब ईरान में ऐसा कुछ अटैक करने को लेकर बचा नहीं है, लीडरशिप पूरी तबाह हो चुकी है। लेकिन कुछ कुछ चीजें अभी कोर्स करेक्शन होना बाकी है, इसके चलते आपको थोड़ा सा ना सावधान रहना चाहिए। आज अब 23,500 के ऊपर निकल गया है। हालांकि 23,600 के आसपास एक बड़ा हर्डल है निफ्टी में। बाजार में तेजी की वजह एक बड़ी ये है कि इंडिया विक्स में लगभग हम 7% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। 20 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया है। यूरोप के बाजारों में तेजी पर शुरुआत आज हुई है, हालांकि डाउ फ्यूचर में नरमी है और सेक्टर्स बटे हुए हैं। आप देखेंगे कि मेटल, ऑटो, रियल्टी और प्राइवेट बैंक ये बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आईटी, एफएमसीजी, सरकारी बैंक और सिलेक्टिव ऑयल एंड गैस शेयर ये अभी भी हम देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा पेन बाकी है। मिड कैप, स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ है। लगभग आधे % के आसपास से गेंस बिल्कुल निफ्टी के तर्ज पर आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो निफ्टी में करना क्या है? देखिए, वैल्यू बाइंग कल भी हो रही थी, वैल्यू बाइंग आज भी हो रही है, और बाजार में इसके चलते मोमेंटम जारी है। लेकिन आप देखिए कि क्रूड अभी भी एलिवेटेड लेवल पर है। 4% के आसपास से गेन है। $104 के आसपास का कच्चे तेल का भाव है, और क्रूड जब तक ठंडा नहीं होता है, मतलब ये $100 तो बहुत हो गया, हम तो $70 के आसपास की बातचीत कर रहे थे, तब तक बाजार की ये चिंताएं बरकरार रहेंगी जब तक उसमें गिरावट की शुरुआत नहीं हो जाती है। अभी क्रूड बिल्कुल ऊपरी स्तरों पर टिका हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि आप ना छोटे छोटे गेंस के लिए ट्रेड करें। अब बाजार ये बाय ऑन डिप का मौका दे रहा है, लेकिन दोनों तरफ आपको ट्रेड के मौके तलाशने चाहिए। इंट्राडे में हम देख रहे हैं कि 23,600 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 23,300 से लेकर 23,400 के रेंज में बाजार को सपोर्ट है। 23,000 के सपोर्ट के साथ मेरा मानना है कि गिरावट पर अगर 23,300 तक अगर निफ्टी आता है तो आपको 100% बाइंग करनी चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो मैं जो कल के लेवल से वही बोलूंगा कि 24,000 निफ्टी पर, 55,000 निफ्टी बैंक पर ये पार हो जाने दीजिए। उसके बाद थोड़ी बहुत हम देखेंगे बाजार में कि स्थिरता आएगी, क्योंकि 24,000 पर करीब करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। ओवरसोल्ड में जोन में बाजार जरूर है, लेकिन जब तक फंडामेंटल, जब तक परिस्थितियां दुरुस्त नहीं होती हैं, तब तक बाजार में एक तरफा मूव हम देखेंगे नहीं। कोई चिंताएं ऐसी खत्म नहीं हो रही हैं। रुपए की चिंता ऑलरेडी है, क्रूड की चिंता है, फाइज की चिंता है, ये सारी चिंताएं बाजार में अभी जस की तस है। निफ्टी बैंक की बात करें तो बढ़त आपको सीमित इसलिए नजर आ गई क्योंकि सरकारी बैंकों की में हम गिरावट लगातार देख रहे हैं। लगातार 5वें दिन निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको नीचे नजर आएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो इंट्राडे में 54,000 पर सपोर्ट है, 55,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, और 55,000 के पार निकलने के बाद मेरा मानना है कि 1000 अंकों की तेजी आराम से आ जाएगी। कोई बहुत बड़े हर्डल दिखाई नहीं दे रहे हैं। गिरावट पर आप बाइंग कीजिए, लेकिन निफ्टी बैंक में सतर्क आप बिल्कुल रह के चलिए, क्योंकि वेटेज का खेल है। अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे शेयर अगर नहीं चलते हैं, वहां पर अगर रिवर्सल ऊपरी स्तरों से अगर आ जाता है तो निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से आप शार्प फॉल भी देखेंगे। तो बाजार अभी भी कंसोलिडेशन में ही है। ट्रेड के मौके छोटे छोटे दे रहा है, लेकिन ये रैली क्या शॉर्ट लिव्ड है, क्या ये टिक पाएगी, इसको लेकर अभी भी सवाल है, और आपको निश्चित तौर पर थोड़ा सा कॉशियस तो रहना ही चाहिए। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर।
लगातार दूसरे दिन तेजी हो गई तो लोगों का मन थोड़ा सा हरा हो तो गया है। अंशुल जी, जरा बताइए इंडेक्स को लेकर आपका व्यू क्या है और आप कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे प्लान करें इंडेक्स में? सर देखिए कल अपना मन तो कल क्लोजिंग शो से हरा है जब हम ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास से बैंक निफ्टी बाई कर रहे थे। आज सुबह भी मैंने आइडेंटिफाई कराया था आपको एफआईआई का शॉर्ट डेटा जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट शॉर्ट्स होल्ड करके चल रहे हैं एफआईआई। तो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड थी, अब उसका एक्सटेंशन मिलते हुए दिख रहा है। 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुका है निफ्टी पे। करंट कैंडल में 23,500 पे, तो जो आपने लेवल आइडेंटिफाई कराया है 23,600, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये गैप का अपर एंड है। प्रिसाइज लेवल है 23,605.55, तो राउंड फिगर आप 23,600 पकड़ सकते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर आता है 23,605। इसके ऊपर नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जिसका टारगेट रहेगा 23,833। तो हम यहाँ से लॉन्ग साइड ही देख रहे हैं। फ्रेश ट्रेड 605 अगर निकलता है, जिसकी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि निकलेगा, तो हम और अगले 200 पॉइंट के लिए अपसाइड प्ले करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज है बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे जो गैप था उसको फिल कर दिया है 54,713, 54,760। उसी के साथ 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो अब तक रेजिस्टेंस देते आ रहा था, पिछले 5 दिन से ब्रेकडाउन आया था 26 फरवरी को, उसके बाद से 20 पीरियड मूविंग एवरेज रिक्लेम नहीं हुआ था 75 मिनट के चार्ट पे, अब जाके हो रहा है। तो यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ अपमूव 55,616, 55,727 इस रेंज तक आराम से अपसाइड एक्सटेंड कर सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हम बुलिश हैं। फ्रेश ब्रेकआउट्स बनते हैं तो हम बाई करके चलेंगे। स्पेसिफिकली निफ्टी 23,605 इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम नए लॉन्ग्स ओपन करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। 23,800, 805 टारगेट रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये राय एक इंडेक्स पर अंशुल जी की तरफ से फिलहाल हमें मिलती हुई। अंशुल जी, सेक्टर स्पेसिफिक भी गुड आफ्टरनून मानसी दिस साइड। आज के सत्र में हम देख रहे हैं काफी सारे सेक्टर्स हैं जो कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे जा रहे हैं। ऑटो सेक्टर, मेटल ये टॉप परफॉर्मिंग है और फार्मा एज डिफेंसिव भी अपनी भूमिका निभाता है और आज के सत्र में भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। स्टॉक वाइज क्या कुछ है आपके फोकस रेडार पर? देखिए कल हमने M6 बाई दिया था जहाँ पे बेहतरीन टारगेट अचीव हुए और सिमिलर चीज कैपिटल मार्केट सेगमेंट आज वहां पे सेकंड राउंड ऑफ बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो कैपिटल मार्केट्स पे आपका फोकस होना चाहिए, कैपिटल मार्केट सेगमेंट जो है वहां पे। इसके अलावा मेटल और ऑटो, ऑटो में भी कल हमने बाउंस बैक में M&M और बजाज ऑटो दिया था और आयशर मोटर्स पे बात की थी, तो ऑटोज अच्छे चल रहे हैं। मेटल्स में JSW स्टील और टाटा स्टील में भी बाइंग देखने के लिए मिल रही है, बट आज के लिए बाइंग कॉल हमारी तरफ से BSE में रहेगा। अगर आप बोले तो लेवल्स में डिस्कस करना स्टार्ट करो। एब्सोल्युटली, अंशुल जी प्लीज बताइए। जी देखिए BSE कल जैसे MCX में कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, आज BSE में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। 4 दिन में 13% चला था स्टॉक, 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। 2900 के लेवल पे लगभग 2350 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के शॉर्ट थे। आज कैप अप ओपनिंग उसके ऊपर मिली और ये पूरी तरीके से ट्रैप हो गए। तो ये शॉर्ट कवरिंग चल रही है, ये शॉर्ट कवरिंग आपको बहुत आराम से 3050 तक ले जा सकती है। तो BSE बाई करके चलना है 2970 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 2925 का और पहला टारगेट रहेगा 3050 का। 3050 अगर नहीं रुकता है तो 3125 तक ये स्टॉक जा सकता है। क्लियरली बेस्ट ट्रैप हुए हैं 2900 के ऊपर विद 2300 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 3050 इमीडिएट लेवल पे आप इमीडिएट बेसिस पे आपको मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए अंशुल जैन की राय, उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक BSE लिमिटेड पर बुलिश 3050 तक के टारगेट्स वो देख रहे हैं। हमारी पैनल पर लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं और रुचित जैन भी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। लक्ष्मीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए? जी आप सभी को गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट्स में लोअर लेवल्स पे रिकवरी आई है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले सेशन में ये जो पुल बैक मूव है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए 2 बाय के रिकमेंडेशन रहेंगे। पहला रहेगा टाटा पावर का।
टाटा पावर में अभी हमें 3 से 4 दिनों पहले ही फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला था, और मार्केट में इतने करेक्शन होने के बावजूद भी इस स्टॉक ने अपना एक रेजिलियंस शो किया था। तो आज के सेशंस में भी यहाँ पे लोअर लेवल से फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है, और आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश बेल्ट होल्ड है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। इसको हमें बाय करना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 388 400 के आसपास, ये हमें बाय करना है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 388 का, और इसमें हमारा जो टारगेट है वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 416 का। तो ये पहला कॉल रहेगा टाटा पावर का। दूसरा कॉल है हमारा मुथूट फाइनेंस में। यहाँ पर हमें भी पिछले 4 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल के आसपास एक बाउंस बैक मूव देता हुआ दिखाई दे रहा है। और एमएससीडी में ऑलरेडी बुलिश क्रॉस ओवर हमें देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में, तो इसको भी हमें बाय करके चलना है। इसे हमें बाय करना है 3400 के आसपास, और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3320 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट है वो है 3560 के। ओके, मुथूट फाइनेंस और टाटा पावर, दो कॉल्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। रुचित, हाय, गुड आफ्टरनून। बताएं आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आज के लिए क्या होंगे? जी वेरी गुड आफ्टरनून आदित्य जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो दो स्टॉक से एक बाय एक सेल रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। बाय रिकमेंडेशन नो मेरी भी टाटा पावर में है, कि जहाँ पे हम एक अच्छे खासे लगभग 1.5 साल के कंसोलिडेशन हमने रिसेंटली देखे हैं, और वो पूरे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक। रिसेंटली जैसे वॉल्यूम स्लो एंड ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी ये स्टॉक में हम थोड़ी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। सो टाटा पावर करंट लेवल्स पे 390 के स्टॉप लॉस से एक 418 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, और शॉर्ट साइड की सलाह है सिप्ला में। सो अगर आप पूरे ही फार्मा स्पेस में देखेंगे तो जो रिसेंट अपमूव भी आया था उसमें सिप्ला से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। तो जब सेक्टोरल अपमूव था तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और अब ये स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट्स पे 200 ईएमए के सपोर्ट्स ब्रेक किए। सो आई थिंक ये काफी नेगेटिव साइंस है। सो हमें लग रहा है कि जो डाउन ट्रेंड हमने पिछले कुछ समय में देखा है वो और कंटिन्यू रह सकता है। तो सिप्ला के ये मंथ के ही मार्च महीने के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बना सकता है 1315 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के 1235 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो चलिए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स, उनकी स्ट्रेटजी, तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके सामने। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बाजार पर बातचीत और हमारी रिसर्च लगातार जारी रहेगी। आप बने रहें। से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देखने के देखिए 23,600 को ब्रीफली पार किया, लेकिन वहीं से हल्का सा रिजेक्शन आ रहा है निफ्टी में, और 23,550 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। करीब 140 अंकों के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिखाई देगी। कुछ शेयर जो इंडेक्स के हैवी वेट हैं उनके बारे में जरा राय लेते हैं, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी सेफ्टी वहां पर इंश्योर हो जाती है। तो बेहतर है कि आप ना बड़े शेयरों की तरफ रहें। मिड कैप में, स्मॉल कैप में हो सकता है कि मूव बड़े आए, बट थोड़ी सी ना रिस्क भी ज्यादा होती है। अंशुल जी, जरा बीएल को लेकर व्यू आप दीजिए। बीएल में हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और डे हाई के आसपास फिलहाल शेयर हैं। क्या इसमें नया ट्रेड बन रहा है बीएल में? सर देखिए, बीईएल में 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक आ रहा है ऑन दी अपसाइड। 10-20 डे मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है 445 और जोन पे, वहां तक के लिए 1 से 2 दिन का ट्रेड बनेगा। 445 निकलता है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। अगर निकलता है तो 450 तक ये एक्सटेंड कर सकता है ऑन दी अपसाइड, बट 445 तक के लिए तो अपसाइड ट्रेड बन रही है। ठीक है, 450 रुपए के ऊपर जाने के लिए बीएल तैयार है। आप देखिए रिटर्न्स भी काफी हेल्दी दिए हैं, और इंडेक्स का हैवी वेट, डिफेंस से रिलेटेड कंपनी, और यहां पर आपके लिए अच्छे मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम तेजी वाले कुछ और शेयरों की बात करें तो एक और बहुत ही आकर्षक मौका दे रहा है एमसीएक्स। यहां से शायद थोड़ा सा और चल सकता है। लक्ष्मीकांत जी, एमसीएक्स निश्चित तौर पर आपके रडार पर आया होगा। दिक्कत की बात बस ये है कि थोड़ा ज्यादा चला हुआ आज ये है, 4.5% ऊपर है। क्या यहां से भी तेजी की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है?
जी हाँ अभिषेक जी, ये ऑलरेडी 4.5% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज के सेशंस में एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। कल के सेशंस में यहाँ पे 20 डीएमए लेवल के पास इसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बनाया था। उसी का एक फॉलो थ्रू मोमेंटम आज के सेशंस में है। तो मुझे लगता है कि अभी तक इसने अगर मैं इसके शॉर्ट टर्म चार्ट देख रहा हूँ तो वहां पर ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया है। बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 2700 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां तक स्ट्रेच हो सकता है। फिर अगर उसके उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो देन आफ्टर मुझे लगता है कि उसके बाद फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहां से फिर हमें 2850 से लेकर 2900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास पहले से है बाय करके रखा हुआ है वो 2570 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। और एक बार 2700 के आसपास आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 2090 2900 लेवल तक के लिए। ठीक है, 2900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 5% की बढ़त यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। रुचित, अपार इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर आपसे राय जानना चाहूंगी। इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 4.5% के गेन्स पर यह स्टॉक खड़ा है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और खास तौर से ट्रांसफार्मर और साथ ही कंडक्टर से जुड़े सेगमेंट्स हैं। पावर, टेलीकॉम, केबल से जुड़ा कामकाज है, बिजनेस है। कंपनी के इन 3 सेगमेंट्स में इनफैक्ट काम करती है। पॉजिटिव्स कई सारे हैं। स्टॉक वैसे पिछले 1 महीने से मंद सी चाल चल रहा था, लेकिन जब मूव करता है अच्छा खासा मूव कर जाता है, लाइक टुडे। क्या राय होगी? अच्छे कैगर रिटर्न्स दिए हैं प्रॉफिट ग्रोथ के ऑलमोस्ट 43% के ओवर लास्ट 5 इयर्स कंपनी ने। ये पोजीशन स्ट्रक्चर्स तो अच्छे स्टॉक है। रिसेंटली फरवरी की शुरुआत में भी हमने एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखी थी। ओपनिंग भी हुए थे और अभी जो मार्केट के साथ स्टॉक हाई लेवल से करेक्ट हुआ है तो उसमें जस्ट वो गैप फिल हुआ है और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक ये डिप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। बट मोर थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। मे बी आने वाले 3 से 4 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए काफी फेवरेबल लग रहा है। सो फेवरेबल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशंस हैं तो इंटैक्ट रखें। नई पोजीशंस के लिए भी सोच कर चल सकते हैं। इस बीच एक और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, इटर्नल। इस स्टॉक में लक्ष्मीकांत जी एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। फूड डिलीवरी स्पेस में हमने नेगेटिव ट्रेंड्स इस साल की शुरुआत से देखे थे, लेकिन यहां से इटर्नल का स्टॉक आज के सत्र में बढ़िया तेजी दिखाते हुए 6% और कुछ ब्रोकरेजेस की अगर माने तो आने वाले 12 महीनों में यानी कि 1 साल में करीब 80% तक के रिटर्न्स अपसाइड भी देख रहे हैं ये ब्रोकरेजेस इटर्नल के स्टॉक प्राइस में। कैसे देखते हैं चार्ट्स को? 6% की तेजी 235 के लेवल्स पर। लंबे समय के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में तो ऑलरेडी स्टॉक 6% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है और ये जो ब्रेक थ्रू मिला है इस स्टॉक में वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बुलिश है। नेक्स्ट हर्डल अभी फिलहाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है 245 के आसपास। मुझे लगता है कि वहां पर एक बार कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है। अगर 245 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से फिर से हमें यहाँ पर बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा और उस वक्त स्टॉक में पोटेंशियल है कि वो 50 डीएमए लेवल तक पहुंच सकता है, जो कि भी फिलहाल 265 तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए यहां से अपसाइड टेक्निकली भी हमारे एक्सपर्ट समझकर चल रहे हैं और फंडामेंटल्स अगर देखें तो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। लेकिन क्या है ये कारण, क्या है ये रिपोर्ट्स, इसमें क्या खास है जिसके चलते इटर्नल का स्टॉक इतनी बढ़िया तेजी दिखा रहा है, ये हमें बता रही है स्नेही बताएं इटर्नल के स्टॉक प्राइस में आज के सत्र में इतनी तेजी, यहां से आगे क्या कह रही है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? जी बिल्कुल, आज इटर्नल का स्टॉक फोकस में है, टॉप निफ्टी गेनर है और काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है सेशन के शुरुआत से इटर्नल के स्टॉक में। आइए समझते हैं ये रिएक्शन क्यों इटर्नल पर, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल का एक नोट आया है जो कि काफ़ी बुलिश है इटर्नल पर। उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 400 रुपये प्रति शेयर। वो कहते हैं कि इटर्नल के स्टॉक में जो कि हमने सारे जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस देखे हैं हाल ही में, उसके दम पर लगभग एक
40% का करेक्शन हुआ है इटर्नल के स्टॉक पर, और वो कहते हैं कि इसके तहत वैल्यूएशंस अब काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं इटर्नल के लिए। उनका मानना है कि इटर्नल और पर्टिकुलरली जो उनका ब्लिंकिट का बिजनेस है, जो उनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, वो बड़ी ही तेज़ी से एक बार फिर से इमर्ज हो सकता है, बड़ी मजबूती से एक बार सारे जो ग्लोबल मैक्रोज है वो सेटल हो जाए। वो कहते हैं कि ब्लिंकिट अच्छी तरह से पोजिशन है ग्रोइंग कंपेटिटिव प्रेशर को हैंडल करने के लिए, और वो मीडियम टर्म आउटलुक के तहत कहते हैं कि फूड डिलीवरी बिजनेस का मीडियम टर्म आउटलुक इंटैक्ट है। बैलेंस शीट इटर्नल की काफ़ी मजबूत है और ये स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है पूरी कंपनी को। और उनकी राय है कि इन्वेस्टर्स को फिलहाल इटर्नल को काफ़ी अग्रेसिवली अक्यूमुलेट मतलब खरीदना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में इस करंट दाम पर। वो कहते हैं कि ये स्टॉक जो अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है उसका वैल्यूएशन है 35 टाइम्स मार्च 28 प्राइस टू अर्निंग्स। इसके तहत उन्होंने अपना नेक्स्ट 12 मंथ्स का प्राइस टू अर्निंग्स टारगेट थोड़ा सा कट कर दिया है। 75 टाइम्स पर उनका ये वैल्यूएशन था, अब 65 टाइम्स उन्होंने कर दिया है। क्वार्टर 4 के एस्टिमेट के लिए वो कहते हैं कि ब्लिंकिट का जो नेट ऑर्डर वैल्यू है वहाँ पर लो डबल डिजिट की एक्सपेंशन हमें दिख सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मिड टीन्स का ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ हम देख सकते हैं। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन जो है वो 0.4% ऑफ एनओवी हो सकता है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में जीरो था, यानी कि ब्रेक इवन था। हल्की सी राइज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जोमेटो का जो नेट ऑर्डर वैल्यू है लगभग यहाँ पर हम एक 18% की ग्रोथ दे सकते हैं, जो कि पिछले 7 क्वार्टर में सबसे ऊंची है। और उनका मानना है कि ये सारे जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस के तहत जो एलपीजी सिलेंडर्स में शॉर्टेज हुई है, इसके दम पर अगर 25% ऑर्डर्स भी डिसरप्ट होते हैं, फिर भी एनओवी में हम लगभग 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देख पाएंगे। ओवरऑल FY27 के लिए वो कहते हैं कि ब्लिंकिट लगभग 80% एनओवी डिलीवर कर पाएगा FY27 में एनओवी ग्रोथ। और उनका ये भी मानना है कि एडजस्टेड एबिटा 1800 करोड़ का ब्लिंकिट डिलीवर कर पाएगा। और वो कहते हैं कि जो सप्लाई साइड डिसरप्शंस जो हमने देखे हैं एलपीजी शॉर्टेज पर, और जो नया कंपटीशन आया है फूड डिलीवरी के क्षेत्र में, ये दोनों के कंसर्न्स काफ़ी ओवरप्लेड है इटर्नल के लिए, और इन सब से बढ़कर इटर्नल काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 400 रुपीज़ प्रति शेयर। बिल्कुल स्नेही, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इटर्नल के स्टॉक में इस तेजी के पीछे की वजह हमें बताने के लिए। ब्रोकरेजेस का बुलिश नजर है, यहाँ से फर्दर अपसाइड जो है 75% तक के रिटर्न्स दिख रही है जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ हालांकि एक रेंज में कारोबार कर रहा है, और पिछले अगर हम आधे घंटे या फिर 40 मिनट की बात करें तो रेंज लगभग निफ्टी के 40-50 अंकों के आसपास की रही होगी। 170 अंकों पर है, लेकिन 23,600 के आसपास जाने के बाद एक हल्का सा रिवर्सल हमने निफ्टी में देखा है। निफ्टी बैंक ने अपनी तेजी को थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश की है और इस वक्त 300 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है। 54,700 के ऊपर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह यह है कि जो बड़े प्राइवेट बैंक है इंक्लूडिंग एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, वहां पर आज के सत्र में फिर से हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। लेकिन दो और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, जरा उनका स्वागत कर लेते हैं, उनको शो में शामिल कर लेते हैं। सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं और इसके अलावा फंडामेंटल एक्सपर्ट है नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं। सचिन जी और नरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सचिन जी, पहले आपके जरा मास्टर स्ट्रोक्स समझ लेते हैं कि ट्रेड को लेकर आपके रिकमेंडेशन क्या है। बताइए आपके स्टॉक्स जहां पर आपको लगता हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेरी गुड आफ्टरनून। वेल बिल्कुल। तो सबसे पहले एक स्टॉक डिस्कस करते हैं, उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे कि अभी आपने जस्ट इन्फॉर्म किया है कि आईसीआईसीआई के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है, एंड डेली चार्ट्स पर देखिए तो एक अच्छा रिवर्सल फॉर्म होता हुआ नजर आया। आज स्टॉक में करीब ऑलमोस्ट 1.5% का गेन जो है वो होल्ड होता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट्स पर प्रायर डे पर अगर हम बात करें तो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, और आज भी जो है वो फर्दर बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है, कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। वॉल्यूम साथ साथ में देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट था, और सॉरी ओवरसोल्ड था, तो वहां से भी एक रिकवरी मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। सो आईसीआईसीआई बैंक में बुलिश नजरिया जो है वो कंटिन्यू है, और मुझे लगता है 1285-86 इस रेंज के आसपास अगर मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 1260 रुपए का रहेगा, और अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1320 रुपए तक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर नजर आ रहे हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो है उसका नाम है भारत फोर्ज, और
यहाँ भी अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, करीब 2.5% के आसपास का गेन स्टॉक होल्ड कर रहा है। ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो एक बुलिश ट्रेंड में स्टॉक कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आया था, बट प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक स्लाइड रिट्रेसमेंट्स देखा और उसके बाद आज वापस से कंसेक्यूटिव बाइंग जो है यहाँ पे इनिशिएट होती हुई नजर आई है। साथ साथ में स्टॉक के अंदर जो है वो 50 डीएमएस के एक सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद में फर्दर रिवर्सल बना है। मुझे लगता है यहाँ पे भी कमिंग डेज में एक तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। सो 1744-45 के आसपास में स्टॉक ट्रेड हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय करने की सलाह रहेगी। 1690 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1830 रुपए तक नजर आ रहे हैं। सो 1830 रुपए के लिए भारत फोर्ज में भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, भारत फोर्ज और आईसीसी बैंक दो बढ़िया शेयर चुने हैं सचिन जी ने। 1830 रुपए के टारगेट होंगे भारत फोर्ज के लिए और 1690 रुपए का स्टॉप लॉस अब लगा के चली। और आईसीसी बैंक भी 1300 रुपए के ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है, ऐसा सचिन जी का मानना है, और उस पर भी आप दांव लगा के चल सकते हैं। आज कई सारे ऐसे शेयर रहे हैं बाजार में जहां पर हमने देखा है कि थोड़े से ना नीचे के लेवल दिखाई दिए हैं और 52 हफ्ते के निचले स्तर पर शेयर फिसले हैं, उनकी बातचीत करेंगे। लेकिन केपीआई ग्रीन को लेकर एक खबर आ रही है कि केनरा बैंक से लगभग 980 करोड़ रुपए के टर्म लोन को मंजूरी मिली है। केपीआई ग्रीन, हालांकि कंपनी थोड़ी छोटी है, रिन्यूएबल स्पेस में है, स्पेस बढ़िया है, ऑर्डर वगैरह केपीआई ग्रीन के पास अच्छे हैं और जो पिछले तिमाही के जो नंबर आए थे ना वो भी बेहतर आए थे केपीआई ग्रीन के। एक राय जरा ले लेते हैं केपीआई ग्रीन को लेकर। सोलंकी जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए कैसी लगती है आपको कंपनी और निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए सर? आफ्टरनून जी, बिल्कुल रिन्यूएबल स्पेस के अंदर हमारा पॉजिटिव आउटलुक रहा है। हालांकि केपीआई ग्रीन स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो रिन्यूएबल स्पेस है वो काफी हमें अच्छा लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म परिस्थिति के लिए। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर फोकस है और केपेक्स प्लान्स हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट 3 to 5 years काफी अच्छे रहने वाले हैं रिन्यूएबल्स के लिए, और जो सपोर्ट है वो भी हमें जारी रहता दिख रहा है इसके अंदर। केपीआई ग्रीन के ऊपर ये राय होगी। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आईटीसी होटल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब देखिए वॉल्यूम्स बहुत तगड़ा है और गिरावट हो रही है शेयर में। आईटीसी होटल्स को लाते हैं। आमतौर पे जो 30 डे वॉल्यूम होता है ना वो 2.33 मिलियन का होता है। आज जो वॉल्यूम है ना वो 4.68 मिलियन का है, यानी करीब करीब 46 लाख शेयरों के वॉल्यूम के साथ आज गिरावट 2.5-3% के आसपास की देखने को मिल रही है आईटीसी होटल्स में। इस पर एक राय लेते हैं और ये जो राय हम लेंगे वो लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी जरा एक बार बताइए कि इस पर क्या राय आपकी बनती है आईटीसी होटल्स पर? क्या कुछ पॉजिटिव नजरिया है, कुछ गिरावट में मौका है? सी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वीक ही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आया पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, बट अगर हम देखें थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर्स पे फोकस करें स्पेसिफिकली आरएसआई पर, सो काफी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो रखा है। मुझे लगता है एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। इवन प्रायर डे पर भी अगर हम देखें तो करीब 1% का गेन स्टॉक में था और अभी भी प्रायर डे की जो लोज है वो अभी भी जो है वो होल्ड होते हुए नजर आ रहा है, वो इंटैक्ट है अराउंड द लेवल ऑफ 146। तो मुझे लगता है एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है, बट एक पुल बैक मूव के लिए 146 एक इमीडिएट स्टॉप लॉस हो सकता है। अपसाइड में मुझे लगता है एक पुल बैक के चलते करीब 155-157 वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक ही है तो लंबी अवधि के लिए पोजीशन बनाने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, बट यस अगर कोई पुल बैक के लिए मूव प्ले करना चाहता है तो 155-157 के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल पुल बैक के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 156-157 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये राय है इसके ऊपर। चलिए अब डेरिवेटिव मार्केट से आपकी कमाई इंश्योर करने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज की तरह 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन। तो समय हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी। रत्नेश जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और आज डेरिवेटिव मार्केट से क्या लेकर आए हैं आप ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पे? जरूर दिख रहा है पर कुछ ना कुछ स्टॉक्स अभी भी अपने नए लो पे और ब्रेकडाउन दे रहे हैं। इसमें आईटी वापस से कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें ओएफएसएस का 6000 की स्ट्राइक का पुट लेने की सलाह। 60 रुपए के आसपास 20 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जो टारगेट बन सकते हो 160 रुपए के टारगेट बन सकते हो, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत अच्छा बैठ रहा है। तो लॉस हो सकता है 3000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 4500 रुपए। बिल्कुल। तो 6000 की स्ट्राइक ओएफएसएस के ऊपर
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 6000 की स्ट्राइक का आपको लेना है पुट, और 60 रुपए के आसपास ये मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 20 रुपए का, टारगेट आपको 160 रुपए का रखना है, और अधिकतम मुनाफा आपको 7500 का हो सकता है, अधिकतम नुकसान अगर हुआ तो 3000 रुपए का हो सकता है। 6340 के आसपास के इसके स्पॉट के भाव भी चल रहे हैं। कैश मार्केट में जो भाव अभी चल रहे हैं वो 6340 के आसपास के चल रहे हैं। तो आपको 6000 रुपए की पुट खरीदनी है। यहां से गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रत्नेश जी। रत्नेश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए। तो आप लेवल्स का ध्यान रखिए, साथ में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर का भी ध्यान रखिए कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को होता है नुकसान, और नुकसान 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। आपको नुकसान हुआ तो भी 28% आपको ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में देना पड़ता है, और अगर फायदा हुआ तो भी आपको 15 से 50% ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में देना ही पड़ता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए और उसके बाद ही ऑप्शन की ट्रेड को अपने रिस्क को एसेस करते हुए ही आप लीजिए। चलिए अब एक और पर्टिकुलर शेयर पर फोकस करते हैं, और वो शेयर है जी शिपिंग का। आज सुबह से ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तेजी दिखा रहा है। 3-3.5% के आसपास की तेजी अभी देखने को मिल रही है जी शिपिंग में। ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं, इस पर क्या राय है पूछते हैं हम लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी शिपिंग क्या आपके रडार पर है, क्या ट्रैक करते हैं आप? तो जी शिपिंग पे चर्चा चल रही थी और 1415 रुपए के भाव हैं, 3% के आसपास की तेजी है। सचिन जी, जी शिपिंग पर आप जरा व्यू दीजिए, कैसी लग रही है कंपनी आपको यहां से, और क्या ट्रेड आप लेने की सलाह देंगे? आज बिल्कुल ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। प्रायली एक रेजिस्टेंस बना हुआ था करीब 1365-1360 के आसपास में, वो फर्दर लेवल्स भी हमने लास्ट वीक पिछले 2 हफ्तों में ब्रेक होते हुए देखे हैं। हालांकि स्पेसिफिकली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है, बट अभी भी एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेजेस को काफी रिलीजियसली स्टॉक फॉलो करता हुआ नजर आया है। एंड मुझे लगता है अभी भी 1340-1345 यही एक इमीडिएट स्टॉक के लिए जो है वो सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, पूरी पॉसिबिलिटीज है ऑन दी हायर साइड में 1470 और 1500 तक के लेवल्स को रीटेस्ट करने की। तो जो लोग पोजीशंस में हैं, मेरे हिसाब से 1340 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए भी अगर देख रहे हैं तो कोई भी डिप मिलती है टुवर्ड्स 1390 और 1400 के आसपास में इनिशिएट किया जा सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1340 का फॉलो करना रहेगा। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। जी शिपिंग के लिए 1415 रुपए का भाव है और 1500 रुपए तक के लिए इस पर आप दांव लगा सकते हैं। आज एक और थीम है जहां पर हम देख रहे हैं कि तेजी बन रही है, और वो थीम है ईएमएस की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। डिक्सन टेक हो गया, केन्स, सिरमा, एसजीएस, इसमें आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी शामिल कर सकते हैं। वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करती है कंपनी। एक छोटी सी चिंता उभरी थी अभी कि गैस की अगर शॉर्टेज होती है तो मैन्युफैक्चरिंग इंपैक्ट होगी, और उससे चलते हमने देखा था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टूटा भी था। लेकिन ब्रोकरेजेस का कुछ बुलिश व्यू आ रहा है इन कंपनीज को लेकर। क्या व्यू है और क्यों तेजी बन रही है, जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर, अच्छी तेजी, हालांकि डिक्सन ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है, बताइए तेजी की आज वजह क्या है और ब्रोकरेजेस क्या पॉजिटिव्स देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते आज सभी ईएमएस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने जो है यहाँ पर रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंडिया का ईएमएस सेक्टर का ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और आगे भी जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इस सेक्टर में। उनका कहना है कि सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रक्चरल टेलविंड, जैसे कि गवर्नमेंट्स का PLI स्कीम बेटर होते हुए सप्लाई चेन्स और डोमेस्टिक डिमांड का स्ट्रांग रहना, और साथ ही ग्लोबल कंपनीज भी चाइना से सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही है, जिससे कि इंडिया के जो ईएमएस मैन्युफैक्चरर है उनको बेनिफिट हो सकता है। और आगे चल के ग्रोथ का जो नेक्स्ट फेज है सिर्फ फिनिश गुड्स असेंबली तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और हायर वैल्यू एडिशन पर जो शिफ्ट होगा। और अभी ग्रोथ जो है काफ़ी हेल्दी है, लेकिन पिछले कुछ सालों की स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन के बाद थोड़ी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रही है, ऐसा जेपी मॉर्गन का कहना है। उनका कहना है कि जो कंपनी सिर्फ असेंबली पर फोकस करती है उनके मार्जिन्स पर जो है प्रेशर आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ जो कंपनी प्रीशियस कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, डिज़ाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट कर रही है, वो इस चेंजिंग इकोसिस्टम में ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे और मार्केट शेयर जो है इनके मार्केट शेयर में गेन देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल प्रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर सिरमा SGH जो है यहाँ पर टॉप पिक है जेपी मॉर्गन का इस स्पेस पे, जिसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्गर ऑर्डर विजिबिलिटी और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपांशन जो है इससे काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव जो है मूव देखने को जो पॉजिटिव है जेपी मॉर्गन इस स्टॉक्स पे। बात करें रेटिंग्स तो यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजीज पे उन्होंने जो ओवरवेट रेटिंग रखी है और टारगेट प्राइस 6000 का रखा है। डिक्सन पे भी जहाँ पे उन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 13000 का रखा है। बात करें एम्बा एंटरप्राइज की तो उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया ओवरवेट पर और टारगेट प्राइस 7650 से बढ़ाकर 9000 का रखा है। वहीं जो शाइन DLM है उसको भी उन्होंने अपग्रेड किया है ओवरवेट पर और टारगेट प्राइस जो 400 का रखा है। सो इस पॉजिटिव ब्रोकरेज के चलते यहाँ पर जो EMS प्लेयर है उसमें काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। शुक्रिया रविंदर। तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से और आप देखिए ये टारगेट्स आपके सामने। डिक्सन के लिए 13000 रुपये का टारगेट, यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड है। अंबर के लिए करीब 7650 से लेकर 9000 रुपये के टारगेट और ज़्यादातर कंपनीज पर आप देखिए ओवरवेट की ही रेटिंग है। एवलॉन टेक को छोड़ के बाकी सारे के सारी कंपनीज पर ओवरवेट हैं। सोलंकी जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। देखिए मल्टी फोल्ड रिटर्न्स बने हैं EMS सेक्टर में और टेलविंड्स कई सारे थे और थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा, सप्लाई चेन के इश्यूज आए तो हमने ऊपरी स्तरों से देखा कि गिरावट भी आई और बड़ी बड़ी कंपनीज में नेचर फिर ऐसा हो गया कि कंपनीज तो बड़ी हो गई थी लेकिन बिहेव कर रही थी स्मॉल कैप माइक्रो कैप जैसे। आप जरा बताइए सर, क्या आपको लगता है कि इस लेवल से स्टेबिलिटी हम देखेंगे EMS शेयरों में? और आपका कोई पसंदीदा शेयर हो तो आप वो भी बताइए सर टारगेट के साथ। जी बिल्कुल, ये भी एक और स्पेस है जहाँ पे हम काफी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हैं। हालांकि जो हमने रन अप देखा उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की वेव भी आई और कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न सप्लाईज चेन के रिगार्डिंग स्टॉक्स ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हुए हैं। हालांकि ये लेवल पे वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं काफी सारे स्टॉक्स और यहाँ पे बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चला जाता है। इसके अलावा जो अगर आप एक स्पेस और देखेंगे ड्यूरेबल्स की, वहां पे भी जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट टाइप के स्टॉक्स है जो दोनों जगह पे एक्सपोजर रखते हैं। वहां पे एक जो हीट वेव और समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वहां की भी एक डिमांड की जो अपटिक है वो भी आने की आशंका है, क्योंकि पिछले साल का जो अगर आप डिमांड के लेवल्स देखेंगे वो काफी लोअर बेस था। तो ये साल बोथ बिकॉज ऑफ लोअर बेस ऑफ लास्ट ईयर एंड इस साल हीट वेव जो जल्दी आ गई उसके कारण एक जो डिमांड अपटिक और इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग हमें देखने को मिलेगी वो भी काफी आकर्षक है इस सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। और जहां तक स्टॉक की बात है तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हमारा एक स्टॉक है जिसको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। उसके बाद अंबर एंटरप्राइजेस पे भी हमारी बाय रेटिंग है। साथ ही हमारा इफेक्ट ड्यूरेबल्स है उसमें भी आप बाय करके चल सकते हैं स्पेस के अंदर। बिल्कुल, तो ये राय आपको EMS सेक्टर पर मिलती हुई तमाम जो कंपनियां हैं उसके ऊपर। चलिए, एक ब्रेकिंग इस बीच आपकी स्क्रीन पर नीचे आ रही है। वो ब्रेकिंग है अडानी एंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान को, जो जेपी एसोसिएट के रेजोल्यूशन प्लान को उन्होंने दिया था, जो प्लान उन्होंने रखा था वो मंजूर हो गया है। तो जेपी एसोसिएट के रेजोल्यूशन प्लान को NCLT से मंजूरी मिल गई है। ये प्लान अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से रखा गया था और उसको अब मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। काफी लंबी ये प्रोसेस चली और उसके बाद अब फाइनली अडानी एंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिली है। तो ये खबर आती हुई इसकी पूरी डिटेल्स आती रहेगी जैसे जैसे, वैसे हम आपके सामने रखते जाएंगे। 15,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान रखा था और वो जो है वो अब मंजूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो कंपनी के लिए भी, अडानी एंटरप्राइजेस के लिए भी आती हुई नजर आ रही है। एक काम करते हैं, इस पे ज्यादा डिटेल ले लेते हैं अभिषेक से। अभिषेक, ये पूरी खबर को एक बार जरा समझाइए कि क्या है ये पूरी डिटेल। जो प्लान मंजूर हुआ है उसका कितना असर देखने को मिलेगा और क्या था ये प्लान? जैसा कि विकास आप बता रहे थे कि 15,000 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान था और जो इसके जो डेटर्स थे, जो लेंडर्स थे, तो उन्होंने मंजूरी इसको दी थी लास्ट ईयर, आई थिंक कि अक्टूबर नवंबर के आसपास CUC ने, यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मंजूरी दी थी। और मतलब ये पता ही था कि आगे जाके फिर ये अप्रूव होने वाला है, ये फिर NCLT इसको गो थ्रू कर देगा।
क्योंकि 90% से ज्यादा जो लेंडर्स थे वो इसके पक्ष में थे कि इसके रेजोल्यूशन प्लान को हरी झंडी दी जाए। अब एक बड़ा सेट आ रहा है अडानी एंटरप्राइजेस के पास, देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आगे होता है, क्योंकि ये काफी टाइम से, मतलब अगर हम जेपी एसोसिएट्स की बात करें तो एक समय था, मतलब अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी तब हमने देखा था कि जेपी एसोसिएट्स या फिर जेपी ग्रुप पूरा उत्थान के दौर में था, लेकिन उसके बाद जैसे सरकार बदली, सत्ता बदली, फिर कहीं ना कहीं इस कंपनी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। उसके बाद हुआ ये कि फिर लिक्विडेशन के लिए जाना पड़ा। तो ये एक कह सकते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन अब चूंकि पहले ही अप्रूव हो गया है, सारी खबरें कहीं ना कहीं प्राइस में ये डिस्काउंटेड है, अब एनसीएलटी ने उसको मंजूर कर दिया है, एक उसमें अपडेट भर बसाया है। आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में कितनी, मतलब 0.04% के आसपास की गेंस, हालांकि डे हाई के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक व्यू ले लेते हैं फंडामेंटल इस पर। सोलंकी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस अप्रूवल को, और कितनी, मतलब कितना बेनिफिट हो सकता है अडानी एंटरप्राइजेज को? जी, वैसे तो हमारी कवरेज में नहीं है स्टॉक फिलहाल, लेकिन जी हाँ, सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। ऑल्दो प्राइसिंग बिकॉज ऑफ जो अप्रूवल्स क्रेडिटर्स का मिले थे, वहाँ पे जो न्यूज का जो फैक्टर है वो प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुका है। इससे एक ऑपरेशनल लेवल पे कंसोलिडेशन होने में मदद मिलेगी कंपनीज को, और जो सिनर्जिस्टिक इम्पैक्ट है वो भी एक पॉजिटिव रहेगा। लेकिन उसका आने वाला जो असर है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें दिखाई देगा। तो इमीडिएटली जो अप्रूवल से रिलेटेड थी वो तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है फिलहाल प्राइसेस के अंदर। ठीक है, ये राय होगी। आप ये देखिए कि इस बीच जेपी एसोसिएट का जो शेयर है 5% नीचे है, ₹2.40 का भाव है ये, जहाँ ट्रेड हो रहा है, लेकिन कोई हरकत इसमें दिखाई नहीं देगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई सारे सीमेंट यूनिट्स हैं जेपी के, उन पर भी कंट्रोल होगा। लैंड पार्सल काफी बड़ा है जेपी एसोसिएट के पास दिल्ली एनसीआर रीजन में, और ये लगभग 4000 एकड़ के आसपास का लैंड है। तो ये लैंड जो है ना, ये बड़ी चीज होगी अडानी के लिए। अब देखना होगा कि अडानी इसको कैसे आगे मोनेटाइजेशन कैसे उसका करता है। अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर एक व्यू अंशुल जी आप भी दीजिए, टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको शेयर, ये क्या करना चाहिए? सर, अडानी एंटरप्राइजेस के साथ एक सुबह आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने पिक किया था बर्जर पेंट 412 में। उसका पहला टारगेट 420 रुपए आ चुका है, दूसरा टारगेट 425 से 430 की रेंज थी, पहला टारगेट आ गया, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आ जाए अडानी एंटरप्राइजेस पे। सर, इसमें एक ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा 2000 रुपए पे, और 2000 रुपए पे ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्टअप है। तो स्टॉक में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। जैसे ही अडानी एंटरप्राइजेस 2000 के ऊपर निकलता है, आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज है 2065 पे, और उसके ऊपर 2100 रुपए ये जा सकता है। 3106 कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स के ऑलमोस्ट शॉर्ट हैं 2000 के लेवल पे, और वहीं पे बॉक्स का ब्रेकआउट भी है। तो मैं बस 2000 के लेवल का वेट कर रहा हूँ, अलर्ट लगा के हम बैठे हुए हैं। आज ओपन हाई के साथ शुरुआत हुई थी जिसने और शॉर्ट्स एडिशन किया है। तो जैसे ही 2000 का लेवल निकलता है, स्टॉक में बढ़िया लॉन्ग पोजीशन बनेगी। 2065 इमीडिएट टारगेट रहेगा। ठीक है, 2600 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। आप देखेंगे करीब 2000 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। मतलब अडानी ग्रुप को ना थोड़ा सा अलग नजरिए से ही देखा जाता है। कई सारे विवादों में घिरा रहा ग्रुप ये, मतलब 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो, और उसके बाद फिर हमने देखा कि फिर लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी भी आई, और अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर अब ये अपडेट सामने है। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर व्यू लेंगे, और उन शेयरों की भी चर्चा करेंगे जो मतलब काफ़ी बड़े हैं साइज में, लेकिन 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे हैं। क्या मौके आपके लिए हैं या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। In association with SBI, आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं उन एक्शन वाले स्टॉक्स को, एक्शन वाली खबरों को, जहां पे आज कुछ एक्शन बाजार में देखने को मिल रहा है। ब्रेक के पहले हमने अडानी एंटरप्राइजेस के रेजोल्यूशन प्लान जो उन्होंने जेपी एसोसिएट के लिए दिया था उसको हमने डिस्कस किया,
और एक और अपडेट उसके अंदर आता हुआ कि वेदांता ने जो अर्जी दी थी, वेदांता ने एक प्लिया बेसिकली फाइल की थी अडानी इंटरप्राइजेस के आईबीसी रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट, उसको एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया है और अडानी इंटरप्राइजेस के आईबीसी रेजोल्यूशन प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये अपडेट आता हुआ। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, मेटल शेयरों पर जरा फोकस करते हैं। आज देखिए टाटा स्टील देखें आप, या फिर सेल देखें, या जीएमडीसी देखें आप, तमाम शेयरों में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। सेल जो है वो 5-6% के आसपास की तेजी दिखा रहा है इस वक्त। उसके जो 50 डे उनका मूविंग एवरेज है ना 153 का, उससे भी ऊपर शेयर निकल चुका है। टाटा स्टील में भी अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में 4% से ज्यादा चढ़ चुका है ये शेयर, और 194-95 के ऊपर के भाव अभी देखने को मिल रहे हैं। जरा मेटल शेयरों पर एक फंडामेंटल राय लेते हैं नरेंद्र सोलंकी जी से। नरेंद्र जी, ये दोनों शेयर्स एक बार जरा इन पर कोई व्यू आपका हो तो बताइए, या फिर मेटल सेक्टर में कोई और शेयर जो आपकी पसंद का हो, क्या नजरिया होगा इस ओवरऑल सेक्टर पर आपका? जी, ओवरऑल हमारा पॉजिटिव नजरिया है सेक्टर के ऊपर। अगर आप देखें बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन फेरस, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर हो गया, प्लस मेटल्स के अंदर खासकर हमारे 2-3 स्टॉक हैं जो अगर आप देखें, एक है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। इनका महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, काफी अच्छी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, लोवेस्ट कॉस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है। प्लस इन्होंने रिसेंटली ही अपना कॉपर का इनका प्लांट जो आउट ऑफ इंडिया है वो स्टार्ट किया है, डाइवर्सिफाई किया है इनटू कॉपर। उनका प्लांट भी लेटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ ही है इसी क्वार्टर में। और इसके अलावा अगर आप पाइप्स में जाएंगे तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स हमारा दूसरा जो पिक है वो काफी अच्छा हमें लगता है परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। प्लस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी जो एल्यूमिनियम स्पेस में है, वहां पे भी काफी अच्छा अपने को वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं, प्लस जिंदल स्टेनलेस, यहाँ पे भी कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग ग्रोथ दोनों देखने को मिलेगी। इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी H2 FY27 से हमें देखने को मिलेंगे, काफी अच्छी एक्रेशन और वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी FY28 के अंदर भी। तो इसको भी हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो मेटल स्टॉक्स पर ये नजरिया हो गया। लॉयड मेटल्स की बात अभी नरेंद्र जी कर रहे थे। लॉयड मेटल्स को लेकर एक खबर भी आई थी, इंडिया रेटिंग्स ने अपनी जो रेटिंग है AA स्टेबल रेटिंग उसको अफर्म किया था सुबह, और देखिए आज लॉयड मेटल्स में भी 7.5% की तेजी देखने को मिल रही है इस शेयर में इंट्राडे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक शेयर स्क्रीन पर आपके लेकर आते हैं डीएलएफ का। देखिए पिछले एक साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कुछ खास दी नहीं है इस कंपनी ने। एक साल में आप देखेंगे अगर तो आपको रिटर्न जो है वो नेगेटिव ही दिखेंगे 16-17% के। पिछले 3 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो 21% का नेगेटिव रिटर्न मिला है डीएलएफ में। लेकिन आज देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ 3-3.5% चढ़ा हुआ है ये शेयर। राय लेंगे हम अंशुल जी से। अंशुल जी जरा एक बार बताइए डीएलएफ के ऊपर क्या राय बनती है आपकी? क्या अब इतनी गिरावट के बाद कुछ खरीदारी के मौके यहां तलाशने चाहिए, या फिर अभी आईटी वाला जो पेन पूरे रियल एस्टेट पर है वो अभी डर बना रहेगा इसके ऊपर? सर फिलहाल तो बना रहेगा, लेकिन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 1 से 3 दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बाउंस बैक बनेगा। पिछले 23 दिन से नॉन स्टॉप करेक्ट हो रहा है, 22% करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट एटर्नल वाला पैटर्न है। तो एक डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं वो आ रहा है। प्रीवियस डे हाई क्रॉस हुआ है, 10 डे मूविंग एवरेज खड़ा है 565 पे, ये आप पहला टारगेट लीजिए। दूसरा टारगेट बनता है 20 डे मूविंग एवरेज 580 पे। तो 2 टारगेट निकल रहे हैं बाउंस बैक के लिए, 565 और 580। स्टॉप लॉस यहां से आपका बनेगा 535 का। तो डीएलएफ में लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए, 1 से 3 दिन का पैटर्न रखना चाहिए, टारगेट अचीव होने पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक्स्ट्रापोलेट ना करें। ये केवल और केवल बाउंस बैक है। 22% गिरावट जो 23 दिन में आई है उसका एक डेड कैट बाउंस है। बिल्कुल, तो एक्स्ट्रापोलेट ना करें। ये एक छोटा बाउंस आपको, एक शॉर्ट टर्म बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, डेड कैट बाउंस जिसको अंशुल जी बता रहे हैं। आप उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगर आप ले भी रहे हैं तो ध्यान रखिए कि बहुत लंबे टर्म में तेजी चलने वाली नहीं है, दिख रही है चार्ट पर ऐसी कम से कम। चलिए कुछ और खबरों पर फोकस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई थी पीएसयूज और पीएसबीज में हिस्सेदारी बिक्री को लेकर सरकार ये प्लान कर रही है। अब जब आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को टाल दिया गया है तो दीपम जो है, यानी जो डाइवेस्टमेंट के लिए हमारी अथॉरिटी है, उसने ये प्लान थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो पीएसयूज में और पीएसबीज में छोटी हिस्सेदारी बेचेंगे, और FY27 में सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि FY27 में वो 80,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में हैं।
क्या है ये पूरी खबर, क्या डिटेल है इसकी, कौन सी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक सकती है और क्यों ये रणनीति चेंज की गई है, इसकी पूरी डिटेल के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या खबर है ये और कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है ये दीपम के लेवल पे? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को होल्ड पर डालने के बाद इस रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है FY27 के लिए उस टारगेट को मीट किया जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए करीब 5 से 6 PSU में माइनॉरिटी स्टेक सेल्स की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें भी स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी FY27 के दौरान। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मार्केट का कंडीशन किस तरीके से रहता है और मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन जो इंटेंट है वो ये है कि क्योंकि आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, मौजूदा परिस्थितियों में प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो फाइनेंशियल बिड्स रिसीव हुए हैं वो रिजर्व प्राइस से कम है, लिहाजा बेहतर समय का इंतजार किया जाएगा। सरकार वैकल्पिक स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। 5-6 PSUs में माइनॉरिटी स्टेक सेल की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भी इसमें तेजी लाई जाएगी। OFS रूट के जरिए स्टेक सेल किए जाएंगे, ये प्रेफर्ड रूट हो सकता है। साथ ही साथ कई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे पावर, शिपिंग, इंफ्रा जिसके तहत जो PSUs हैं उसमें माइनॉरिटी स्टेक सेल के लिए सरकार आगे जा सकती है। हालांकि फोकस ये है कि बेटर मार्केट वैल्यूएशन मिले, असेट क्रिएशन, रेवेन्यू जनरेशन जो है वो PSUs में हो, नॉन कोर असेट्स जो है उसकी लिस्टिंग हो, ये प्राथमिकता है इस वक्त सरकार के पास। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो सेट किया गया है FY27 के लिए। और अगर आईडीबीआई बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है तो जाहिर तौर पर इसमें शॉर्टफॉल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटी स्टेक सेल की योजना तैयार की जा रही है। OFS रूट के जरिए सरकार इस पर आगे बढ़ेगी और आगामी वित्त वर्ष में करीब 5 से 6 PSUs, साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम OFS रूट के जरिए माइनॉरिटी स्टेक सेल होते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश इन तमाम डिटेल्स के लिए। आपने बड़े डिटेल्स और बड़े अच्छे से बताया कि क्या ये खबर है और क्यों सरकार आखिर अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। तो सरकार PSUs और PSBs में हिस्सा बेचकर 80,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। OFS के जरिए ये हिस्सेदारी जो है वो बेची जा सकती है। ये डेवलपमेंट निकल कर आती हुई दीपम जो है वो अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है, खासकर आईडीबीआई बैंक का विनिवेश टालने के बाद। अब PSBs पर एक राय लेते हैं नरेंद्र जी से, क्योंकि अगर PSBs में भी हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही है तो ये कैसे इंपैक्ट करेगा PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। नरेंद्र जी, कैसा लगता है आपको ये ओवरऑल खेमा? SBI तो लगातार नए हाइज बना रहा है और लगातार तेजी दिखा रहा है। PSU पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर आपकी राय क्या है ओवरऑल? जी, ओवरऑल हमारा व्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पॉजिटिव रहा है ये साल, और लास्ट 3-4 क्वार्टर से हम लोग कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। इसमें जो जिस हिसाब से अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो ROAs ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, NPAs काफी हद तक कंट्रोल में हैं और पहले के मुकाबले काफी कम है। तो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस फ्रंट पे देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 3-4 क्वार्टर से। और रिटर्न रेशियोज इनके हिस्टोरिकली ऑलमोस्ट इससे बेटर रिटर्न रेशियोज नहीं हो सकते। इवन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी काफी कंफर्टेबल है, 80s, बिटवीन 80 एंड 90, विच इंडिकेट्स की क्रेडिट ग्रोथ की अगर क्रेडिट डिमांड आगे रही तो काफी कंफर्टेबल है ये क्रेडिट ग्रोथ पुश करने के लिए। सो इंटरनल्स के हिसाब से बेटर पोजीशन में है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और रहा सवाल डिसइन्वेस्टमेंट का, तो डेफिनेटली बिकॉज मार्केट में अगर सप्लाई आएगी तो थोड़ा बहुत हो सकता है प्राइस परफॉर्मेंस के मुकाबले थोड़ा स्टेबल हो जाए। लेकिन ओवरऑल जो इनकी इंटरनल परफॉर्मेंस है वो अभी भी हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को लेकर ये व्यू हो गया है। चलिए एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। अमरदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीएनओ संदेश पर। 23,600 एक बड़ा हर्डल है निफ्टी के लिए। ब्रीफली उसके पार गया, लेकिन सस्टेन करने में निश्चित तौर पर मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन बार बार उस लेवल तक पहुंच रहा है। तो बाजार में ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा इंटेंट है। तो और उसकी वजह ये भी है
कि आप देखिए कि निफ्टी बैंक में हमने निफ्टी के मुकाबले पिछले 1-1.5 घंटे में बेहतर चाल बनते हुए देखी है। 450 अंक ऊपर लगभग डे हाई पर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आपके ट्रेड्स क्या होंगे अमरदेव जी, कहां पर आपका भरोसा है बाजार में अभी? देखिए ओवरऑल जिस तरह की पुल बैक अभी हम देख रहे हैं, ये जरूर है कि हाई लेवल्स पे फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकती है। जब तक ये ईरान वाला मसला जो है उसका कुछ समाधान नहीं निकलता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। जैसे एक स्टॉक है टाटा पावर, तो इसमें फिलहाल काफ़ी समय से कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है और लास्ट फ्यू डेज में एक अच्छी रैली भी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस स्टॉक पे नज़र रखी जा सकती है टाटा पावर पे, और करेंटली अराउंड 400 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 383 एंड अ टारगेट ऑफ 433 ऑन दी अपसाइड। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है टाटा पावर में कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बना है अराउंड 350-360 लेवल्स के बाद, और जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव हुआ है काफ़ी समय बाद, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वहाँ भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रही है। मार्केट्स में इतने करेक्शन के बाद भी इस स्टॉक में एक अच्छी रैली हमें ऑलमोस्ट 2 मार्च से देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक पे नज़र रखी जा सकती है फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव। और जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ फ्रॉम द डिफेंस प्ले, दैट इज़ BEL। तो यदि मैं BEL के बारे में बात करूं तो BEL में फिलहाल हम लोगों ने एक मामूली सा करेक्शन देखा है। ये स्टॉक है जिसमें करेक्शन तो आई बट दैट इज़ वेरी मिनिमल। तो हालांकि ऑलमोस्ट फ्रॉम 470 लेवल से इसमें करेक्शन टुवर्ड्स 420 के आसपास का रहा था, और अभी एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स 440 और लेवल से ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यदि मैं स्ट्रक्चरल देखूं, स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देखूं तो जो लॉन्ग टर्म है वो पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है। हालांकि थोड़ी बहुत लॉस ऑफ मोमेंटम हमें शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखने को मिली है, बट इसमें एक पुल बैक भी फिलहाल देखा जा रहा है। तो इसमें बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 463 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 421। 463 टारगेट देखकर आपको अच्छा लगा सर? BEL को लेकर मेरा भी कन्विक्शन है, और इसको लेकर थोड़ी देर पहले हमने व्यू भी लिया था। तो BEL और टाटा पावर की कंपनी और एक डिफेंस से रिलेटेड कंपनी, इसको लेकर भरोसा है। एक बार सिप्ला का जरा चार्ट आप लेकर आइए स्क्रीन पर, और सिप्ला हम देख रहे हैं कि इस वक्त निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। और आज हमने देखा कि 52 वीक का नया निचला स्तर भी छुआ सिप्ला ने। मतलब डिफेंसिव कहा जाता है लेकिन पोर्टफोलियो को कहीं से भी डिफेंड करने का काम किया नहीं है, और उसकी वजह ये कि देखिए थर्ड क्वार्टर के जब से नंबर आए ना वो काफी ज्यादा वीक आए थे, और नॉर्थ अमेरिका से जो इनकी सेल्स आई है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और अमेरिका पर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है इनकी। तो ये सारे के सारे रीजंस रहे हैं। सिप्ला को लेकर एक व्यू लेते हैं फंडामेंटल। अमरदेव जी, कंपनी तो अच्छी है लेकिन यह है कि परफॉर्मेंस अच्छी निकल के नहीं आई है सिप्ला की। क्या राय होगी आपकी? क्या 52 हफ्ते के निचले स्तर से रिकवर करने की कोशिश करेगा, या फिर और आप नीचे के स्तर देख रहे हैं इसमें? देखिए जैसा आपने सही कहा कि फंडामेंटली तो जो नंबर्स मिस होने के कारण और एज पर एक्सपेक्टेशंस के नहीं आने के बाद एक ये स्टॉक है जिसमें लगातार एक करेक्शन हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम ऑलमोस्ट अक्टूबर लास्ट ईयर। अक्टूबर में इसने एक हाई बनाया था 1673 का, और वहां से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी 1275 का लो बना है। तो 1673 से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की करेक्शन हम लोगों ने देखी, दैट इज मोर देन 30% इन द स्टॉक। अब आप यदि स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो ये स्टॉक जो है फिलहाल वीक ही रहेगा। मतलब यदि इसमें एक पुल बैक आती भी है तो वो रैली सस्टेन करना इसके लिए मुश्किल होगा जब तक ये कंसिस्टेंटली 1350 1360 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। तो मैं ये मानता हूं कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट कंटिन्यूज टू बी वेरी नेगेटिव, और इसमें इसके जो एक दो इंडिकेटर्स हैं फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव, दैट इज वीकली चार्ट्स के हिसाब से, दे आर एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बाउंस बैक आता भी है तो दैट विल बी मोर ऑफ अ डेड कैट बाउंस सॉर्ट ऑफ थिंग। थोड़ी बहुत रैली हो सकती है बट अगेन वो फिजल आउट हो जाएगा। जब तक इसमें हमें एक बॉटम फॉर्मेशन नहीं दिखता है तब तक मैं ये मानता हूं कि ये फिलहाल एक, और जो नीचे सपोर्ट
है सिप्ला का वो समवेयर अराउंड 1190 से 1200 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहां आए तो एक जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो उस लेवल पे देख सकते हैं। अदरवाइज द ट्रेंड इज क्लियरली डाउन फॉर सिप्ला। है सिप्ला में, ठीक है। जहां पर ट्रेंड अप है जरा उनके बारे में बातचीत करते हैं। और अंशुल जी, ऐसा लगा कि आपको ना मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आपका प्रदर्शन बेहतर रह रहा है, तो एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं। और 3 शेयर हैं और तीनों की तीनों मैं देख रहा हूं कि ऑटो से ही हैं। M&M पर कल भी हमने आपसे व्यू लिया था, M&M आज भी चल रहा है। 2 और कंपनी हैं, एक कंपनी है शेफलर इंडिया, बेरिंग वाली कंपनी। हमने देखा था कि जब वॉर की शुरुआत हुई उसके पहले बहुत शानदार रफ्तार से सारे के सारे टिमकेन हो, शेफलर हो, NRB हो, सारे भाग रहे थे, लेकिन उन पर ब्रेक लगी। और दूसरी कंपनी है नोसिल, जो कि रबर केमिकल वाली ये कंपनी है और मतलब डोमिनेंस है इस स्पेस में। थोड़ी छोटी कंपनी है, 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा, लेकिन 70% के आसपास का मार्केट शेयर इनके पास है। आप बताएंगे कि क्या अच्छा लग रहा है आपको? तीनों चल रहे हैं, यहां से ज्यादा चलने की अब संभावना किसमें है? सर इस पर मैं ये कहूंगा कि आप मल्टीपल चॉइस में सवाल ज्यादा अच्छा पूछते हैं, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आज सुबह 3 चीज आपने पूछी थी, तीनों डे हाई पे हैं। PVR आइनॉक्स, PGEL और तीसरा बर्जर पेंट जिसपे हमने बाय दिया था, टारगेट हुआ था। अब आ जाते हैं करंट 3 पे। नोसिल परसों भी 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम था, कल भी 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम राइज है 593%, 50 डे मूविंग एवरेज को स्लाइस थ्रू कर रहा है। तो आइडियली इसका टारगेट बनना चाहिए स्विंग हाई का, जो कि 156 पे है। तो अभी यहाँ 10 रुपए का और जूस बचा हुआ है। अगर इसके लिए प्ले कर रहे हैं तो 139 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और 156 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। शेफलर में एक रेंज बनी हुई है, नीचे में 3750 और ऊपर में 4364। ये लगभग 5 बार ऐसा किया है इसने कि रेंज के बॉटम को रिजेक्ट किया और रेंज के टॉप पे आया है। लगभग 6वीं बार ये रेंज के बॉटम पे आया है और आज रिवर्सल कैंडल दिखा रहा है। तो लॉजिकली रेंज का टॉप 4268, 4364 बनता है। तीसरा स्टॉक है M&M, अभी भी पुल बैक कंटिन्यू है और जो सेकेंड टारगेट था हमारा 3240 के अराउंड, ऑर्डर ब्लॉक भी वही है, 20 डे मूविंग एवरेज भी वही है, वहां तक आ सकता है। तो ब्रॉडर स्पेस में जो बाउंस बैक आ रहा है, तीनों स्टॉक में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है और तीनों स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय इन तमाम स्टॉक्स पर, शेफलर पर खासकर की। चलिए अब जरा 3:15 हो चुके हैं इनफैक्ट, तो शुरुआत करते हैं BTST और STBT आइडियाज की। चलिए सबसे पहले चलेंगे हम अंशुल जी के पास ही चलते हैं। इनफैक्ट अंशुल जी कनेक्टेड हैं हमारे साथ लगातार। अंशुल जी से ही पूछते हैं कि BTST STBT के तौर पर वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अंशुल जी, STBT या BTST? सर अभी शो के स्टार्टिंग में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल मार्केट स्पेस काफी एक्टिव है, MCX में टारगेट हुआ है, BSE में भी ब्रेकआउट है, 1-2 सेशन में वो भी अच्छा चलेगा। सिमिलर स्पेस से ग्रो भी चल रहा है, ग्रो नई लिस्टिंग है, IPO बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आज जाके 10, 20, 50 तीनों मूविंग एवरेज रिक्लेम करके उसके ऊपर आके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो 161.40 के अराउंड इसको BTST करना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 157 का और टारगेट बनेगा आपका 168 का। तो ग्रो को BTST किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ग्रो पे BTST की सलाह अंशुल जी की तरफ से आती हुई। चलिए अमरदेव जी के पास चलते हैं। अमरदेव जी, आपकी तरफ से BTST STBT की कॉल्स क्या होंगी? तो शॉर्ट टर्म कॉल यदि मैं कहूँ तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे नजर रखी जा सकती है। इसमें कंसोलिडेशन हमें काफी देखने को मिला टुवर्ड्स 380, 390 और 400, 410 के लेवल्स पे। तो उस लेवल के फिलहाल ये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 425, 430 की बन सकती है, प्रोवाइडेड इट सस्टेन्स अबव 415। तो शॉर्ट टर्म में इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो PFC के ऊपर ये कॉल अमरदेव जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब जरा कुछ शेयरों पर राय लेते हैं। आपके पास BTST STBT आइडियाज ऑलरेडी इकट्ठा हो चुकी हैं। तमाम ट्रेडिंग के आइडियाज जो है वो आपको हमारे मेहमानों ने पिछले 1 घंटे के अंदर दिए हैं। अब कुछ और शेयर्स पे फोकस करते हैं। L&T को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। L&T पिछले कुछ दिनों से, जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से ये शेयर जो है वो लगातार पिट रहा है और काफी बड़ा शेयर है। जब गिरता है
तो फिर नुकसान भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट कैप काफी ज्यादा है, करीब करीब 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का है, 4.25 लाख करोड़ के आसपास का। आज डेवलपमेंट ये है कि शेयर जो है वो रिवर्स यानी गिरावट से अब तेजी की तरफ बढ़ रहा है, 2% के आसपास की तेजी दिख रही है। और देखिए आखिरी के 1.5 घंटे में ये तेजी बढ़ती हुई नजर आई है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तेजी हो रही है। और मार्केट कैप एडिशन मैं अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट कैप एडिशन लेकर आए आपकी स्क्रीन पर, तो आपको अंदाजा लगेगा कि करीब करीब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप एडिशन आज में किया है। देखिए 9587 करोड़ का मार्केट कैप एडिशन इस कंपनी ने किया है। अब इस पे एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं कि क्या इस गिरावट का, क्योंकि गिरावट आप देखेंगे एलएनटी के अंदर तो पिछले 1 महीने के अंदर 16% 17% की गिरावट आई है, तो क्या इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए? नरेंद्र जी, क्या राय आपकी एलएनटी के ऊपर बनती है? क्या गिरावट का फायदा उठाकर यहां इन्वेस्ट करना चाहिए? शेयर वापस से रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है। जी बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में बिकॉज कंपनी के काफी सारे बिजनेसेस रहते हैं, तो इसलिए वहां पे वॉलेटिलिटी के कारण कंपनी को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अराउंड 3 to 5 years के हिसाब से रहता है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक दिग्गज कंपनी के अंदर निवेश करने का काफी अच्छा मौका है। वैल्यूएशन वाइज भी काफी कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे आके है। प्लस जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर, और जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है कंपनी की डिफरेंट बिजनेसेस में जो कि कैपिटल गुड्स एरिया से रिलेटेड है। प्लस डिफेंस भी एक ऐसा उभरता हुआ सेगमेंट है जहाँ पे कंपनी काफी तेजी से ग्रोथ के पाथ पे है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा मौका है ये स्टॉक को लेने का। ठीक है, एलएनटी को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा खासा वेटेज इसका इंडेक्स में है, और इंडेक्स के एक और बड़े वेटेज वाले शेयर में आज हम मूव लगभग इतनी ही देख रहे हैं, और वो है भारती एयरटेल। 2% से ज्यादा के मूव हैं। हमने देखा था कि शेयर ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया था गिरते गिरते, और वहां से थोड़ा बाउंस बैक करने की कोशिश में ये है। 20 DMA के नीचे आ गया था। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो 1828 रुपए का भाव। अमरदेव जी, भारतीय एयरटेल आपको लगता है कि संभल गया? मतलब भारतीय एयरटेल पर तो वॉर वगैरह का क्या इंपैक्ट होगा? कैसे आप देख रहे हैं सर? क्या यह अपॉर्चुनिटी अच्छी है बाइंग करने के लिए? देखिए, भारतीय एयरटेल जो है वो एक मतलब मल्टी बैगर रहा है, बिकॉज मैं इसे यदि देखूं तो ऑलमोस्ट जो लार्ज कैप स्टॉक्स में 100% रिटर्न यदि आपको 2 से 3 साल में मिल रहा है, तो विच हैज़ बीन फिनोमिनल। तो यदि मैं भारतीय एयरटेल को 3 साल पहले देखूं तो वो करीब 900 के आसपास था, 800, 850, 900, वहाँ से ऑलमोस्ट 2200 की रैली हुई। ये ज़रूर है कि अभी जो ओवरऑल मार्केट्स में सेंटिमेंट्स रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर भारतीय एयरटेल पे देखने को मिला, और कुछ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव वो ओवर हीटेड टेरिटरी में थे। तो इट इज़ गुड दैट द स्टॉक हैज़ करेक्टेड। तो ये सब स्टॉक्स जो हैं जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, दे कैन ऑलवेज लुक एट बाइंग बट मोर ऑन सिग्निफिकेंट करेक्शन। अभी यदि मैं बात करूं भारतीय एयरटेल का, तो जो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं दे आर स्टिल वेरी नेगेटिव। तो वेरी नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि यदि भारतीय एयरटेल में एक बाउंस बैक आती भी है तो वो बाउंस बैक सस्टेन करना जो है विल नॉट बी इजी। और वो किस लेवल तक बाउंस बैक हो सकती है? टुवर्ड्स 1870 से 1900 तक की एक बाउंस बैक रैली देख सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई करेक्शन के बाद पुल बैक आती है तो दैट इज ऑलवेज वेरी शार्प। तो उससे ये नहीं समझना चाहिए कि द ट्रेंड हैज चेंज, बिकॉज भारती का जो मीडियम टर्म जो चार्ट्स है दैट इज क्लियरली शोइंग कि द मेजर रैली इज ओवर फॉर नाउ, नो डाउट अबाउट इट, और द स्टॉक इज गोइंग इन फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये भी हो गया। चलिए जरा ये जान लेते हैं कि कल के सत्र में बाजार की नजर कहां पर रहने वाली है, यानी कि इवेंट्स टू वॉच लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए कहां फोकस होगा बाजार का कल? जी अभिषेक, और कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गॉडियम IVF एंड विमेन हेल्थ हाल ही की लिस्ट कंपनी है जो कि कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी, तो इनके नतीजों पर कल नज़र रहेगी। इसके अलावा डिशमन कार्बोजन में एक बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें कि कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकती है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अमेरिका की बात करेंगे। देखिए आज से फेड की बैठक शुरू हो गई है और कल यहाँ पर FOMC का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है। एक बड़ा
बड़ा इवेंट है तो इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल कंपनी टेंसेंट होल्डिंग्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी और जापान में कल ट्रेड डेटा के आते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पर भी आप अपनी नजर बनाकर रखिए। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स बताने के लिए कि कल बाजार में नज़र कहाँ पर रहने वाली है। तो कुछ ग्लोबल इवेंट्स भी हैं, उस पर नज़र रख के चलिए। और ग्लोबल इवेंट्स आजकल ना ज़रूरी हो गए हैं कि वहाँ से क्या क्यूज़ निकल के आ रहे हैं, इसलिए उनको जानना भी ज़रूरी है। वो तृप्ति ने आपको बता दिए हैं। ऑटो शेयरों पर रह के नज़र जा रही है क्योंकि पिटाई वहाँ पर ज़्यादा हुई थी। और एक और कंपनी जो इस वक्त डे हाई के आसपास है और बड़ी सॉलिड कंपनी है, यूनो मिंडा। मतलब एक लंबा समय था जब बिल्कुल ये शेयर घूमता ही नहीं था, लेकिन जब चलने की शुरुआत की तो ये मल्टी बैगर भी साबित हुआ यूनो मिंडा का। 1000 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। डे हाई पर आप देखेंगे 3.5% के आसपास के गेंस इसके हैं। लाइटिंग है, स्विच गियर है, अलॉय व्हील है, ये तमाम प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। एक राय आपसे ही अमरदेव जी इस पर चाहिए। वैल्यूएशंस थोड़े से प्रीमियम इसके हैं यूनो मिंडा के, लेकिन ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन है शेयर को लेकर। आपकी राय सर, क्या इस पर दांव लगाना चाहिए? जरूर। देखिए, इसमें जो करंट लेवल्स है ना, ये काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूं कि जो कल का लो था दैट शुड एक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो ऑलमोस्ट 994 का लो रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं 980 990 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर यूनो मिंडा। और इसमें एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है टूवर्ड्स 1120 1150 लेवल्स तक की, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 10% की एक रैली देखी जा सकती है। पर अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो स्ट्रक्चर है उसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि हायर लेवल्स पे सस्टेन करना वो इजी नहीं होगा यूनो मिंडा के लिए। बट द स्टॉक हैज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 40% यदि आप देखें, और एक मेजर सपोर्ट जोन पे है और वो मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं, इसलिए वी विल सी सम अपसाइड मूव। बट इट्स मोर ऑफ अ इफ यू बाय तो आप बुक प्रॉफिट कीजिए, बट डोंट एक्सपेक्ट अ वी शेप्ड रिकवरी एटलीस्ट इन द स्टॉक। बिल्कुल। तो ये रहा यूनो मिंडा के ऊपर आपको मिलती हुई। चलिए, इस बीच हम बड़े शेयरों की बात कर रहे थे ना, आरआईएल स्क्रीन पर आ रहा है। आरआईएल पे 4 छोटे छोटे ट्रेड मुझे पिछले 10 मिनट के अंदर दिख रहे हैं, और जो रेंज है प्राइस की वो है 1396 रुपए 50 पैसे से लेके 1402 रुपए के बीच में। 80 करोड़ के आसपास 4 छोटे छोटे ट्रेड जो है वो लार्ज वॉल्यूम ट्रेड जिन्हें कहते हैं, बट चूंकि बहुत बड़ा शेयर है, 18-19 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाला शेयर है, तो 80 करोड़ के आसपास का जो एक्सचेंज है वो बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अंशुल जी से राय लेंगे। अंशुल जी, आरआईएल कुछ बदलता हुआ दिख रहा है क्या चार्ट पर? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो गिरावट अच्छी खासी दिखा के गया है ये शेयर। अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 3 महीने में तो 9% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ही चल रहा है, 9-10% नेगेटिव ही गया है। कुछ बदल रहा है क्या ट्रेंड? सर, बस यही एक स्टॉक है जिससे मैं बचना चाहता हूँ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, और लगभग हर दूसरे चौथे दिन में अपनी डिलीवरी पोजीशंस को ऑप्शंस के थ्रू हेज करता रहता हूँ। तो ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो इस पे मैं राय नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा है, डिस्क्लोजर आपने दे दिया और इस पे राय आपकी तरफ से नहीं। लेकिन चलिए फंडामेंटल राय एक बार ले लेते हैं, 3 ही मिनट बचे हैं। एक क्विक राय ले लेते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, आरआईएल गिरावट के बाद क्या अट्रैक्टिव लगता है क्या? जी, वैसे तो हमारी कवरेज में भी और रिकमेंडेशन में भी नहीं है ये स्टॉक, लेकिन जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का क्राइसिस थोड़ा सा ईज आउट होते हुए दिखेगा और रिफाइनिंग मार्जिन हमें इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, तो रिफाइनिंग के तौर पे वहां पे भी हमको बिजनेस में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। प्लस मार्केट एक बार स्टेबलाइज होगा तो जो जियो का जो आईपीओ है वहां पे भी हमें जो न्यूज मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज, सो उसके ऊपर बेसिकली परफॉर्मेंस का जो आगे जो ट्रेजेक्टरी है शॉर्ट टर्म के अंदर वो डिपेंड करेगा। अदरवाइज मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी स्टेबल बिजनेस है इनका। जो टेलीकॉम बिजनेस है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रहती है और रिटेल बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां पे भी एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी तो एक गुड बेट बन सकता है आगे जाके मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये भी हो गया। चलिए, अब कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं लेंगे, अब चलेंगे बाजार की क्लोजिंग की तरफ। और एक कुल मिला जुला के अच्छा सेशन। देखिए, ईरान अमेरिका से ना तो कोई बहुत बुरी खबर आई ना कोई बहुत अच्छी खबर आई, लेकिन कल के जो गेंस थे बाजार ने ना सिर्फ उसको बनाए रखा
बल्कि और आगे बढ़ने का आज हमने देखा कि दम भी दिखाया है। और अगर हम 2 सत्र की बात करें तो निफ्टी में जो तेजी हुई है लगभग 400 अंकों के आसपास की 2 सत्र में निफ्टी में तेजी हो गई है। और निफ्टी बैंक में जो तेजी है लोअर लेवल से 1100 पॉइंट के आसपास की हो गई है और 55,000 के मुहाने पर जाकर निफ्टी बैंक खड़ा है। आप देखिए आज बैंकिंग शेयर में आईसीसी बैंक ने अच्छा सपोर्ट किया, भारतीय एयरटेल और एल&टी 2 और बड़े कंट्रीब्यूटर हैं वेटेज के लिहाज से, वहां से अच्छा सपोर्ट मिला। हालांकि आईटी, फार्मा और कंजम्पशन जो डिफेंसिव कहे जाते हैं उन्होंने थोड़ी सी आज बैक सीट ली। वैसे भी निफ्टी का इंडेक्स लगातार छठे सत्र में आज गिरावट का शिकार हो रहा है। ये आप निफ्टी बैंक की तस्वीर देखिए, ज्यादातर शेयरों में आज हमने तेजी देखी है। निफ्टी 50 के गेनर्स में इटर्नल आज टॉप गेनर रहा, करीब 5.5% के आसपास के गेन्स हमने देखे हैं। और 2 सत्र में अगर हम बात करें तो इटर्नल लगभग हम देख रहे हैं कि 8-9% ये शेयर चल गया है। बैंकिंग में आप देखिए कि आईसीसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वहां पर हमने बढ़िया स्ट्रेंथ देखी है। और मेटल्स में सेल, नैल्को ये वायदा के भी सुपरस्टार रहे। लॉयड मेटल एक और शेयर रहा कैश में, जहां पर आज हमने जबरदस्त रफ्तार देखी है। टाटा स्टील में भी आज हमने शानदार तेजी देखी और पाइप वाली कंपनी एपीएल अपोलो जो हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी थी, इसमें भी हमने 4% के आसपास की शानदार तेजी देखी। हिंदुस्तान कॉपर भी देखिए, वहां पर भी बढ़िया मूव्स आज के सत्र में हमें देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाजुला के बढ़िया रफ्तार और ऑटो ने भी रफ्तार की सवारी की है। टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, यूनो मिंडा जैसे शेयर चले हैं। एमएनएम में कल भी अच्छी तेजी हुई और अब आज भी 3% की तेजी लगातार 2 सत्र में ये 6% ये शेयर चल गया है। सोना बीएलडब्ल्यू हो गया, संवर्धन मदरसन हो गया, क्रॉस द बोर्ड आज तो ऑटो शेयर में बाइंग देखने को मिली थी और ये शेयर सबसे ज्यादा टूट रहे थे। आप ये देखिए कि निफ्टी की जो हीट मैप दिखाई दे रही है बहुत ही बेहतरीन है। कंजम्पशन हो गया, ऑटो हो गया, ऑयल एंड गैस, मेटल, ये कुछ सेगमेंट्स अच्छे सपोर्ट किए हैं। रिलायंस आज थोड़ा ठंडा रहा और जो शेयर रिसेंटली चले थे आईटीसी में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट देखने को मिली। सिप्ला ने 52 वीक का नया लो बनाया और आईटी शेयरों ने आज बाजार का मूड खराब करने का काम किया। एसबीआई भी चला नहीं क्योंकि ओवरऑल जो पीएसयू बैंकिंग बास्केट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है यील्ड्स में बढ़त होने के चलते। बट कुल मिलाजुला के क्लोजिंग ठीक है, बढ़िया है। देखते हैं अब ओवरनाइट क्या अपडेट निकल के आते हैं। ट्रेडर्स का भय थोड़ा सा कम जरूर हुआ है और इंडिया विक्स उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। 7.5% का क्रैक हमने देखा है और 20 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स। निफ्टी बंद हुआ है 172 अंक ऊपर 23,581 पर। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है 462 अंकों पर 54,876 पर और सेंसेक्स की तेजी रही है 567 अंकों की 76,070 के लेवल आपकी स्क्रीन पर। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। देखते हैं कि ट्रंप की तरफ से मिडिल ईस्ट को लेकर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ओवरनाइट किस तरह के अपडेट निकल के आते हैं। फिलहाल अंशुल जी, नरेंद्र सोलंकी जी और अमरदीप जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से तमाम शेयरों पर और बाजार पर हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल विकास और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद कराएंगे हम आपकी कल की तैयारी। नमस्कार।